हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर एंड क्रिस्टल एक्सिस। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुरू किया था और उसके अंदर जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स हमने पढ़े थे और लिक्विड क्रिस्टल का हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली अगर मैं पूछूँ तो क्रिस्टल होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि क्रिस्टल इज़ बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ रेगुलर और पीरियोडिक मैनर। ठीक है, आप यही बोलोगे कि जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं अगर रेगुलरली या पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं तो वो आपका क्या मिलेगा हमें, तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है, सो यानी कि क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो एक पीरियोडिक एरे के अंदर जो है अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर ये बात करूँ ये अगर क्रिस्टल है तो यहाँ पे जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या है, पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं एरे की फॉर्म में। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि जो एटम की अरेंजमेंट है दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम। अगर आप एक जगह से देखो या दूसरी जगह से देखो कहीं पे भी, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा उसकी सराउंडिंग्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मान लो मैं इस एटम से इधर देख रही हूँ तो आपको, अगर मैं इस एटम से इधर मूव करती हूँ, इस डायरेक्शन में मूव करती हूँ, तो मुझे क्या दिखता है, ये एटम नज़र आता है। फर्दर आप जब भी किसी भी ये इस तरह की सराउंडिंग आप कहीं पे भी देख लो, इसी तरह से आप इस एटम से इधर मूव करोगे तब भी आपको आइडेंटिकल एटम जो है वो क्या नज़र आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसके मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक अरेंजमेंट है एट वन पॉइंट लोकेशन लुक एग्जैक्टली द सेम इन ऑल रिस्पेक्ट एज द अरेंजमेंट एट अ करस्पॉन्डिंग पॉइंट समवेयर एल्स। ठीक है, तो यानी कि अगर हम किसी भी पॉइंट से अगर हम देखें या किसी भी एटम से अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेम अरेंजमेंट मिलेगी। अगर आप यहाँ से यू मूव करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, सेम आइडेंटिकल एटम आपको मिलेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्रिस्टल कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ क्या ये क्रिस्टल है, अगर मैं यहाँ से इस एटम से इस डायरेक्शन में देख रही हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक एटम नज़र आ रहा है। पर मैं इसी पॉइंट को अगर मैं लेके चलूँ, इसी एटम को लेके चलूँ, इसकी इसी डायरेक्शन में देखूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी क्रिस्टल या कोई भी पॉइंट, मुझे यहाँ कोई भी एटम मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्रिस्टल नहीं होगा। तो क्रिस्टल होने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए सभी एटम्स की किसी भी लोकेशन पर। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब क्रिस्टल क्या है आपका, दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ पीरियोडिक एरे की फॉर्म में। और ये जो हमारे जो एटम्स हैं इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स भी बोल सकते हो, या ये रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है ये आपकी क्या कहलाएंगी, ये आपकी क्या कहलाएंगी, मोटिव कहलाएंगी। ये जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स हैं बेसिकली क्या हैं, एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स है, और ये आपका क्या कहलाता है, मोटिव कहलाता है। और व्हेन आप ये कह सकते हो, जब ये जो हमने रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स हैं इसको जब हम क्या करते हैं, एक सिंपल मैथमेटिकली आप कह सकते हो पॉइंट से मैं अगर रिप्लेस करूँ तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा, बहुत सारी पॉइंट्स की कलेक्शन आ जाएगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, लेटेस्ट पॉइंट्स कहलाएगी। ठीक है, और ये पूरा जो हमें कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, लेटेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो स्पेस लेटिस हम इस तरह, ये जो है मैंने 2 डायमेंशनली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। तो इस तरह से अगर हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं कि यही जो है पॉइंट्स जो है अपने आप को क्या है 3 डायमेंशनली अरेंज किया हुआ है इन सभी पॉइंट्स ने। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं 3 डायमेंशनली एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्पेस लेटिस कहलाएगा। तो लेटिस क्या होता है, बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। और स्पेस लेटिस की अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो आप क्या लिखोगे, स्पेस लेटिस इज बेसिकली क्या है, इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन इन विच एवरी पॉइंट हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग। तो आप किसी भी पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो हर एक की क्या होगी, सराउंडिंग क्या होगी, सेम होगी। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करोगे तो आपको सिमिलर आपको पॉइंट नज़र आएगा। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट से अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हर जगह से आपको क्या नज़र आएगा, सेम पॉइंट जो है आपको नज़र आएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका ये स्पेस लेटिस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमें पता लग गया कि क्रिस्टल क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एटम्स अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर। लेटिस हमें पता लग गया है, दैट इज़ बेसिकली क्या है, इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन और एंड ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट हैज़ एज आइडेंटिकल सराउंडिंग। तो ये आपका क्या कहलाता है, स्पेस लेटिस। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर। देखो, अगर हमें इस पॉइंट से
इस पॉइंट की लोकेशन मुझे जाननी है, मुझे मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना है, तो या फिर मैं यहाँ पे हूँ ओरिजिन पे और मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है कि अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, तो क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है आपका, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर इज बेसिकली T इज इक्वल टू N1A1 प्लस N2B प्लस N3C। यहाँ पे जो N1 N2 N3 है वो आपके क्या कहलाएंगे, आर्बिट्ररी इंटीजर्स। तो आर्बिट्ररी इंटीजर्स हो सकते हैं, और ABC जो है आपके क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स। तो ये ABC क्या कहलाएंगे, ABC वेक्टर क्या कहलाएंगे आपके, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स। तो ये इसका काम क्या होता है, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर का काम ये होता है कि ये कोई भी दो लेटेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करता है, ठीक है ना, बाय दिस वेक्टर, ठीक है ना, टी वेक्टर से ये किसी भी दो पॉइंट्स को, लेटेस्ट पॉइंट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो उसका इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि मान लो हमने क्या है, हम किसी पॉइंट इस पे हैं, ठीक है, हम किसी पॉइंट O से हमने यहाँ तक देखा, तो ये यहाँ तक की जो पोजीशन है उसको मैंने डिफाइन किया R वेक्टर से। अब मुझे इस पॉइंट से, मान लो P पॉइंट से मुझे P' में मूव करना है, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांसलेशन वेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, इस R वेक्टर में अगर मैं ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करूँगी तो मुझे कोई और लेटेस्ट पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो इसका काम क्या आता है, दो लेटेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करना, यानी कि जब हम किसी वेक्टर के ऊपर ट्रांसलेशन वेक्टर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक न्यू पॉइंट मिल जाएगा, और उसकी पोजीशन क्या होएगी, R1 डैश R डैश वेक्टर आप बोल सकते हो। तो यहाँ से हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि मान लो ये कोई ओरिजिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक P जो वेक्टर है उसको हमने डिफाइन किया R वेक्टर से। तो बाय अप्लाइंग सम ट्रांसलेशन वेक्टर T हमें क्या मिल गया, P डैश पॉइंट मिल गया, और उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा R डैश। तो R डैश हमें क्या मिलेगा, R में अगर हम क्या करें, T वेक्टर हम ऐड कर दें, तो R वेक्टर प्लस N1A प्लस N2B वेक्टर प्लस N3C वेक्टर। और आप देखोगे कि ये जो हमें R डैश वेक्टर मिला है इसकी जो सराउंडिंग होगी दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज योर R वेक्टर सराउंडिंग, यानी कि जो R वेक्टर की सराउंडिंग, यानी कि जो P पॉइंट की सराउंडिंग है वही क्या होगी आपकी P डैश पॉइंट की सराउंडिंग होगी। ठीक है, सो यानी कि जो हमारा R डैश है वो क्या है, एग्जैक्टली जो है इक्वल है R के। पर कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो क्रिस्टल होता है वो परफेक्ट नहीं होता, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो R डैश है वो R के इक्वल नहीं होगा, यानी कि जो हमारा ये जो वेक्टर है वो क्या होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ N1 N2 एंड N3 और AB। इसका मतलब फिर ये भी बोल सकते हो, तो उस टाइम पे आप ये भी बोल सकते हो कि ABC जो है हमारे वो ट्रांसलेशन वेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, सो हमें इस तरह का इम्परफेक्ट क्रिस्टल हमें नहीं चाहिए होता, ठीक है ना, कि हमें इस तरह का कोई क्रिस्टल मिले जिसमें हम R डैश के ऊपर हम अप्लाई करें ट्रांसलेशन, या R के ऊपर हम ट्रांसलेशन वेक्टर अप्लाई करें और हमें R डैश मिले और उसकी सराउंडिंग सेम ना हो जैसे कि आपकी R की है। तो उस केस के लिए हमें क्या करना होता है, इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना होगा, ये जो ABC वेक्टर हैं आपके फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर हैं वो हमें इस तरह से चूज़ करने होंगे कि वो जो है क्या करें, इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हमें जो R डैश वेक्टर मिलेगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा आपके R वेक्टर के। तो इस करके इन ट्रांसलेशन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल एक्सिस भी बोलते हैं और बेसिस वेक्टर भी बोलते हैं। और इसी को ही हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है पैरेललोपाइड से। तो उसमें हमारे पास क्या है, ये A वेक्टर है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर और ये आपका C वेक्टर है। तो ये 3 डायमेंशन का केस है, पर हम 3 डायमेंशन का अभी यहाँ पे नहीं लेके चल रहे हैं, तो हम जो है लेटेस्ट को हम सिर्फ 2 डायमेंशन में ही हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो उस केस के लिए जो आपके ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे, वो क्या होंगे आपके A वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है, C वेक्टर तब आएगा जब हम क्या करेंगे, स्पेस की बात करेंगे, यानी कि 3 डायमेंशन की बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे इतना ये नहीं है कि हम 3 डायमेंशन शो कर सकें, तो फिलहाल के लिए क्या है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 डायमेंशन की फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हम वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ A वेक्टर एंड B वेक्टर। अब हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया हुआ है, हमने यहाँ पे जो है 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लिया और उसके लिए हमने जो है 2 फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर डिफाइन किए, A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो हमने मान के चला इसी लेटिस के लिए
तो हमने क्या किया, हमने दो चॉइसेस हमने रखी, ठीक है ना। तो मान के चला कि हमारे पास क्या है, दो चॉइसेस हैं, A1 B1 एंड A2 B2, ये दोनों क्या है, हमारे ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं। अब हमने जो है A1 B1 इस तरह से हमने चूज़ किए हैं कि एवरी पॉइंट इन द क्रिस्टल कैन बी रीच्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसलेशन ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या है कि हमने A1 B1 इस तरह से हमने चूज़ किए हैं कि हम अगर हमें किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हमें पहुँचना है तो उसकी जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, ठीक है। तो हम किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम पहुँच सकते हैं बाय अप्लाइंग सम ट्रांसलेशन ऑपरेशन। और वो ट्रांसलेशन ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, T इज इक्वल टू A1 N1 प्लस B वेक्टर इंटू N। तो यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट तक पहुँचना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँचना है, तब मैं क्या लगाऊंगी, ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाऊंगी 2 डायमेंशनलिटीज़ में, और हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और वो ट्रांसलेशन ऑपरेशन हमारे पास क्या होगा, N1 और A और N1 प्लस N2 B वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास हमने मान के चला A1 A2 हो सकता है, B1 B2, हमने दो चॉइसेस मान के चली ट्रांसलेशन वेक्टर की। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज़ है, जो लेटेस्ट हमारे पास डिफाइंड है, वो कैसी है, 1 2 3 4 और यहाँ पे बीच में मिडिल पॉइंट, 1 2 3 4 और मिडिल पॉइंट। हमें मान लो P डैश से P पॉइंट हमें मिल गया बाय अप्लाइंग ट्रांसलेशन ऑपरेशन, कौन सा, कि हमने क्या किया, A1 पे हमें मूव नहीं किया, 0 A1, और हमने क्या किया, 1 यूनिट B1 अगर हम मूव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, P डैश पॉइंट मिल जाएगा। तो यानी कि RP डैश हमें कैसे मिला, RP प्लस में 0 A1 प्लस 1 B1। तो यहाँ पे हमारे पास 0 और 1 जो है वो इंटीग्रल है, N1 N2 कैसे हमारे पास इंटीग्रल है। तो ये आपकी जो ट्रांसलेशन वेक्टर हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है। उसके बाद है, इसके बाद क्या है, ऑन द अदर हैंड हम अब मुझे क्या लगाना है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो A2 वेक्टर डिफाइन है और यहाँ से लेके यहाँ तक B2 वेक्टर डिफाइन है। मुझे दोबारा से B से P डैश पहुँचना है। देखो अगर आप देखो तो उसके लिए हमें 0 A2 तो हमें मूव करना नहीं पड़ेगा, लेकिन P डैश पहुँचने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, 1 यूनिट B1 मूव करना पड़ेगा। और वो 1 यूनिट B1 एक्चुअली में किस तरह से डिफाइन है आपका, हाफ ऑफ A2 हाफ A2 प्लस हाफ B2। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बीच वाला पॉइंट हमें लेके आना है ना, तो वो किस तरह से डिफाइन होगा आपका, कि ये वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, कि जब हम क्या करें, हाफ A2 करें और क्या करें, हाफ B2 करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से N1 N2 जो हमारे पास आए हैं वो कैसे आए हैं, हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है, यानी कि नॉन इंटीग्रल आए हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाएंगे ये एक्सेस, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे, यानी कि हम क्या करते हैं, दोनों तरह से जो है ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो एग्जिस्ट करते हैं, प्रिमिटिव भी और नॉन प्रिमिटिव, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ N1 एंड N2। अगर N1 N2 हमारे इंटीग्रल होंगे तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे, अगर N1 N2 नॉन इंटीग्रल होंगे तो हमारे पास क्या होंगे, नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे। सिंपल सी बात यहाँ पे सिर्फ इस लेटेस्ट में ये थी कि हमें इस पॉइंट तक पहुँचना है, यहाँ से लेके यहाँ तक A1 ऑलरेडी डिफाइन है, हम यहाँ तक तो पहुँच ही चुके हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इतना मूव फॉर करना है, तो इतना यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक B1 है, यानी कि यहाँ तक कह सकते B1 है, तो 1 यूनिट हमें क्या करना पड़ेगा, B1 मूव करना पड़ेगा फर्स्ट केस के लिए। ऐसे ही सेकंड केस के लिए अब हम A2 B2 की टर्म्स में अगर हमें लिखना है, तो A2 ये वेक्टर है, B2 ये वेक्टर है, हमें पहुँचना इसी पॉइंट पे है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम हाफ A2 कर दें और हाफ क्या कर दें, B2 कर दें, तब भी हम क्या पहुँच जाएंगे, इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये था अभी तक के लिए, थैंक यू सो मच।